आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज आईएएस एकेडमी में। आज पहला क्लास है। आज से मैं इतिहास प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। आज प्रारंभिक दिन है। मैंने सोचा था कि प्रागैतिहासिक काल जो भारत का है वहाँ से सीधे शुरू करूं, लेकिन जब तक भारत के भूगोल को आप नहीं समझिएगा तब तक भारत के इतिहास को समझना नामुमकिन है। क्योंकि जो परिस्थितियां बनी है भारत में, जो पूर्व से आज तक विविधता में एकता का जो कंसेप्ट आया है हमारा, वो इसी भौगोलिक पृष्ठभूमि के कारण आया है। इसलिए थोड़ा बहुत भूगोल का, मैं यहाँ भूगोल का विस्तृत जानकारी आपको नहीं देने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत भूगोल का मैं अध्ययन आपको जरूर कराऊंगा, क्योंकि उसके बिना आप इतिहास को समझ नहीं सकते। इतिहास को समझने के लिए भूगोल को थोड़ा जानना पड़ेगा, इसलिए कि भारत का इतिहास भारत के भूगोल पर ही निर्भर है। देखिए, भारत को प्रारंभिक काल से ही 4 भागों में बांटा गया है और आज भी आप उसको देख रहे हैं 4 भागों में। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये विस्तार से भूगोल के क्लास में बताया जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से जहाँ आपके दिमाग में हो गया होगा कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है तो पूरा हिमालय का क्षेत्र है, कांगड़ा घाटी वगैरह सब उसमें शामिल है। कुछ तराई का दलदली क्षेत्र भी उसमें शामिल है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका गंगा सिंधु का मैदान। आपको मैं बता दूं, गंगा का जो मैदान है, गंगा नदी जो है लगभग 2500 किलोमीटर अपने देश में बहती है, और सिंधु नदी का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो इतिहास मैं अभी बता रहा हूं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी शामिल है। इसलिए गंगा और सिंधु का मैदान बहुत बड़ा इलाका हो जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, जिन क्षेत्रों में सारे बड़े बड़े साम्राज्य विकसित हुए हैं। उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है वो है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार का जहाँ तक यहाँ सवाल है, उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो इलाका है ये दक्षिण के पठार में आता है। ये दक्षिण का पठार ये उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है, और इसका सबसे बड़ा ये है कि उत्तर भारत के शासकों को दक्षिण भारत जाने में, दक्षिण भारत के शासकों को उत्तर भारत आने में कितना परेशानी था। यही कारण है कि जो साम्राज्य विकसित हुआ उसमें बहुत कठिनाई हुआ उत्तर से दक्षिण के लोगों को एक साथ ये करने में। ये बाद में बताया जाएगा इसमें। अगला है सुदूर दक्षिण का मैदान, जो गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के बीच पड़ता है, तटीय क्षेत्र कुछ पड़ता है उसमें। तो भारत के भूगोल को हम 4 भागों में बांट करके आपको बताए, इसी पर हमारा इतिहास का सारा ये है। प्राचीन काल से विविधता में एकता का जो स्वरूप रहा, देखिए राजनीतिक रूप से भारत बहुत कम समय के लिए एक इकाई के रूप में रहा। भारतीय राजाओं में प्रारंभ से ही राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने की परंपरा रही है। ये राजसूय और अश्वमेध यज्ञ इसीलिए किया जाता था कि एक इकाई संपूर्ण भारतवर्ष को एक इकाई के रूप में ये किया जाए, राजनीतिक एकता को स्थापित किया जाए, और उन्हीं राजाओं को चक्रवर्ती राजा होने का सौभाग्य प्राप्त था। यानी राजनीतिक एकता का संदेश प्रारंभ से था। लेकिन वास्तव में ये राजनीतिक एकता बहुत कम समय के लिए दिखाई दिया है। वास्तव में सांस्कृतिक एकता ज़्यादा रही है, विविधता में एकता ज़्यादा रही है। और वो सांस्कृतिक एकता और विविधता में एकता क्या है भाई? हमारे जो धर्म हैं, भगवान विष्णु का पूजा हो या भोलेनाथ का पूजा हो, ये संपूर्ण भारतवर्ष में होता है। पुराण हो, वैदिक साहित्य हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, रामायण हो या महाभारत हो, संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से आदरणीय है। संपूर्ण भारतवर्ष में जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये समान रूप से आदरणीय रही है। चाहे वो उत्तर भारत के लोग हों या दक्षिण भारत के लोग हों, सब उसका आदर करते हैं। जो महत्वपूर्ण नगर है अयोध्या, माया, काशी, मथुरा, सबके लिए दर्शनीय रहा है। सब लोग चाहे हैं इसको दर्शन कि हम ये करते रहें। तो ये सब जो विविधता में एकता का जो प्रतीक है, जो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, ये प्राचीन से लेकर आज तक विद्यमान है। भारत एक अलग भौगोलिक इकाई है। भारत को एक प्रायद्वीप भी कहा जाता है, आप जानते हैं। पूरे यूरोप में एक अगर रूस को अलग कर दिया जाए तो पूरा यूरोप के बराबर भारत का क्षेत्र पड़ता है, और पूरे यूरोप में वो विविधता नहीं पाई जाती है जो भारत में पाई जाती है। यहाँ अलग मौसम है, अलग शुष्क प्रदेश हैं, कहीं कहीं दलदली प्रदेश हैं, कहीं बर्फीला जगह है, तो कहीं मानसूनी हवाएं हमेशा चलती रहती है।
तो सब जगह का परिस्थिति अलग है, और परिस्थिति अलग होने के कारण हर जगह का शासन तंत्र भी अलग अलग रहा। दक्षिण के राजाओं का ये रहा कि हम उत्तर भारत में कैसे कब्जा करें, उत्तर भारत के राजा दक्षिण तक जाते रहे। पुराणों में कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है कि हिमालय, जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर हो, बीच के भूमि को भारत भूमि कहा जाता है, और इसमें निवास करने वाले को भारत संतति कहा गया है। अर्थशास्त्र में भी संपूर्ण भारत को एक भौगोलिक इकाई मानते हुए एक छत्र राज्य की कल्पना की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य ने उस तरह की कल्पना की, अखंड भारत की कल्पना की। पूरा वैदिक साहित्य में भी इस अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राटों का ये है। भारत का भौगोलिक इकाई अपने आप में एक अलग ही समझ विकसित करता है और पूरे दुनिया से इसको अलग करता है। यही कारण है कि भारत का कोई भी सम्राट कभी भी विदेशों में आक्रमण के लिए कभी नहीं जाना गया। वो अपने ही क्षेत्र में संतुष्ट रहे, वो अपने ही क्षेत्र में अपने संपूर्ण भारतवर्ष में राज किए, या तो किसी खास क्षेत्र में किए, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। एक छोटा सा उदाहरण केवल चोल साम्राज्य का है, जो दक्षिण भारत में कुछ समुद्री इलाकों में इस सीमा को लांघे हैं। बाकी पूरे भारत में कोई भी ऐसा सम्राट नहीं हुआ जिसकी सोच ये रही हो कि हम दूसरे की भूमि का अधिग्रहण करें। हम शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते आए हैं। तो ये इतिहास को समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि हमारा सोच क्या रहा, हमारे पूर्वजों का सोच क्या रहा, और उसी पर हमारा इतिहास है। और भाई कि इतिहास कहीं का है तो उसके जानने के कुछ स्रोत होते हैं। उन स्रोतों का भी विस्तार से चर्चा हम अलग अलग पाठ में, उस पाठ के लिए जो स्रोत है उसका चर्चा करेंगे। लेकिन एक सामान्य रूप से आपको बता दें कि इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, और विदेशी इतिहासकारों के विवरण हैं। आप सभी जानते होंगे, तैयारी करने वाले, कि हमारे साहित्यिक स्रोत प्रारंभ से ही हैं। हालांकि दुनिया में इतिहास लेखन का जो प्रचलित पद्धति रहा है, भारत में वैसा कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ और दूसरे में क्या, देखिए हेरोडोटस हैं या और प्लिनी हैं, प्लूटार्क हैं, बहुत सारे विदेशी राइटर हैं उस समय भी और आज भी। उनका इतिहास लेखन का तरीका ये रहा कि वंशावली, वो वंशों का इतिहास, राजाओं का इतिहास लिखे। हमारे यहाँ कभी राजाओं का इतिहास नहीं लिखा गया, हमारे यहाँ आम जन का इतिहास लिखा गया। हमारे यहाँ धर्म को राजनीति से हमेशा ऊपर रखा गया, और हमारे यहाँ जो पुस्तकें लिखी गई वो धार्मिक ज़्यादा लिखी गई, राजनीतिक कम लिखी गई। इसका विवरण हम ऋग्वेद से लेकर के आगे के साहित्यों तक देखते हैं। प्रारंभ काल में हालांकि ऐसा नहीं कि हमें इतिहास लेखन का जानकारी नहीं था। हमारे यहाँ तो राजाओं के यहाँ एक कर्मचारी विशेष रूप से नियुक्त होते थे रोजमर्रा की घटनाओं को लिखने के लिए, तो वो भी एक तरह का इतिहास लेखन था। लेकिन वो वंशों का इतिहास लिखने के बजाय हमारी सांस्कृतिक विरासत का जो इतिहास है, हमारे धर्मों का जो इतिहास है, उस तरह से लिखे। हालांकि पुराणों में वंशावलियाँ दी गई है, और पुराणों में इतिहास की तरह ही ये मिलता है। विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, उससे हमें अनेक ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है। वंशावलियों का इतिहास मिलता है जो हम आपको आगे बताएंगे। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण आर्य जाति का, मैं सिर्फ भारत का बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण आर्य जाति का मैं बात कर रहा हूँ। संपूर्ण आर्य जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से हमें आर्य जाति के बारे में पता चलता है। बाकी के सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से हमें भारत में के आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन ऋग्वेद संपूर्ण आर्य जाति का वर्णन करता है, चाहे वो विश्व के किसी भी भाग में रहते हैं। यही कारण है कि आगे मैक्स मुलर ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो हमारे यहाँ पुराणों के बाद जो संपूर्ण रूप से जो आधुनिक इतिहास की लेखन की पद्धति है, उसको अगर देखा जाए तो पहली पुस्तक कलहन की राजतरंगिणी है। कलहन की राजतरंगिणी में आदिकाल से लेकर के और 1150 तक का इतिहास वर्णित है, लेकिन उसमें सिर्फ कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कलहन ने अपने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को लिखा है, बिलहन ने फिर लिखा है, बहुत सारे बाद में इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन प्रारंभ में उसके पहले
क्रमबद्ध इतिहास लेखन का कोई हमारा इतिहास नहीं रहा है। हम लोग जो भी लिखे हो वेदों और ये में लिखे हैं। बाद में बौद्ध साहित्य हमारा जो है उससे हमको जानकारी प्राप्त होता है, जैन साहित्य से राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, सूत्र साहित्य से जानकारी प्राप्त होता है। फिर हमारे यहाँ जो विदेशी लोग आए और विदेशी कुछ इतिहासकार थे उनसे होता है। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखा उसने अपने समय के भारत का वर्णन किया। बाद में विदेशी यात्री जो आए, चीनी यात्री फाहियान, हित सिंह, हेनसोंग, उन लोगों ने भारत के बारे में लिखा। फिर अरब यात्री आए, उन्होंने भारत का वर्णन किया। तो इस तरह से इतिहास का हम अध्ययन करते हैं अपना ये का इसके अलावा हमारा जो पुरातात्विक साक्ष्य है जो खुदाई से प्राप्त हुआ है उससे हमें इतिहास लेखन के बारे में जानकारी, बहुत सारा जानकारी प्राप्त होता है। अब हम आते हैं विषय वस्तु पर। भारत के इतिहास को हम लोग अब प्रागैतिहासिक इतिहास पढ़ना है तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहले हम लोग इतिहास को देखें कि कैसे ये करते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसका जो डिफिनेशन है वो है कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हमें लिखित विवरण उपलब्ध हमारे पास नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है, उसकी लिपि भी उपलब्ध है, लेकिन या तो अस्पष्ट है या हम उसको पढ़ने में आज तक सफल नहीं हुए। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसका लिपि भी उपलब्ध है, स्रोत भी कई हैं, लेकिन हम उनको अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं पा सके। तो ये हमारी कमी है कि हम उसको नहीं जान पाए। तो उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण है और हम उसको पढ़ भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं। तो अगर इसको हम समय के हिसाब से बांटें तो प्रागैतिहासिक काल जिसके अध्ययन हम पाषाण उपकरणों जो हमें प्राप्त होता है, पाषाण उपकरण जो पत्थर अवशेष जो मिले हैं उनके आधार पर जिनका अध्ययन करते हैं वो हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता, इसका काल आपको पता है कि सिंधु घाटी का सभ्यता का काल कब है और वैदिक सभ्यता का काल कब है। खास करके ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से कुछ उपलब्ध होता भी है, लेकिन ऋग वैदिक काल। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो काल प्रारंभ होता है भारत में उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि उस समय से सारे उपलब्ध हैं हमारे पास साक्ष्य, लिखित विवरण उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी गया है और सब लोगों के सामने भी है। तो वो हो गया ऐतिहासिक काल। अब इसका हम विस्तृत अध्ययन प्रागैतिहासिक काल में अब करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर हम लोगों का प्रागैतिहासिक काल है। हम लोग चर्चा प्रागैतिहासिक काल की कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में किसी किसी किताबों में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ भी लिखी हुई है। देखिए वो अपने जगह पर सही है, क्योंकि ये छोटे छोटे रूप में बहुत जगह विकसित हुई। तो जहाँ की खुदाई की गई उसके बारे में उसी तरह से वहाँ की एक खास संस्कृति थी, इसलिए उसको संस्कृति के रूप में पढ़ा गया। जैसे सोहन संस्कृति है, सोन घाटी संस्कृति है। तो इस पे चर्चा हम विस्तार से बाद में करेंगे। पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखें। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, प्रागैतिहासिक काल इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला था पूरा पाषाण काल। इसका काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए समय को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग राय है, उस विवाद में नहीं पड़िए। आप एक मोटा मोटी दिमाग में रखिए कि ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 के बीच में रहा। कहीं कहीं ये अलग अलग समय में रहा, लेकिन सामान्य तौर पर यही समय रहा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो मानव का साक्ष्य मिला है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, उससे अगर कहा जाए तो ये 3 लाख से 2 लाख के बीच में है। 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2 लाख ईसा पूर्व। लेकिन चूंकि हम लोग पूरा पाषाण काल का चर्चा कर रहे हैं तो पूरे दुनिया की बात हो रही है, इसलिए ये 5 लाख से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच के काल को माना गया। इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। ये 3 भाग में बांटने के पीछे रहस्य ये है कि अलग अलग जो पाषाण उपकरण मिले हैं वो अलग अलग ढंग के हैं।
तो जैसे जैसे उसमें सुधार होता गया, काल परिवर्तित होता गया है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, जो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के बीच माना गया, और फिर नव पाषाण काल, जो 8,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया। अब ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो चर्चा है, ये जो पाषाण उपकरण मिले हैं उनमें जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर हम इसका चर्चा करते हैं। उसी के आधार पर इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है। जो उपकरण पूर्व पाषाण काल के थे, पाषाण काल के थे, उसमें था कि वो बेडौल थे, उनका कोई शेप नहीं था, इसी तरह का था। धीरे धीरे उसको तराशने का काम किया गया। जब उसको तराशा गया, नुकीला बनाया गया, धारदार बनाया गया, तो मध्य पाषाण काल आ गया। और जब उसमें लेप लगाने की क्रिया शुरू हुई तो उसको हम नव पाषाण काल में करते हैं। अब इसमें कई तरह के आविष्कार हुए, कई तरह के इसके औजार थे और कहाँ कहाँ ये विकसित हुआ, इसका विस्तार पूर्वक चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम काल को ही पहले निर्धारित कर लें कि किस किस काल में कहाँ कहाँ तक समय आता है। अब जब हम बात नव पाषाण काल की कर लिए, कई आविष्कार है, जैसे आग का आविष्कार है, पहिए का आविष्कार है, ये सब इन्हीं के बीच में है। कुत्ते को पालतू बनाने की बात है, कृषि बस्तियां बसाने की बात है, जो खाना बदोशी जीवन से, जो जंगली जीवन से, जैसे मानव एक संगठन बना के, गाँव बना करके जब सामूहिक जीवन विकसित किया, उसकी कहानी इस बीच में आती है। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे पाषाण काल की। लेकिन इसके बाद का जो काल आया वो धातु युग आया। मैं अभी युगों की बात कर रहा हूं, तो धातु युग आया। ये ताम्र पाषाण काल 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब ये ताम्र पाषाण काल क्या है भाई? तांबे के साथ साथ पाषाण उपकरण भी इस्तेमाल किए गए, इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहली धातु तांबा है जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। ताम्र पाषाण काल के बाद आता है कांस्य युग। देखिए, तांबा थोड़ा मुलायम धातु होता है, उससे जो है घने जंगल नहीं कटे, उससे कड़ा जो मोटा मोटा पेड़ था उसको नहीं काटा गया। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लोगों ने महसूस किया उसमें ये। तो एक नया धातु आया टीन, जिसको मिला करके, तांबे में टीन को मिला करके कांसा तैयार किया गया। और जब कांस्य युग आया तो भारत में उसका विस्तार अगर देखा जाए तो राजस्थान और वो कटीले झाड़ी और ये से निकल करके वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरब की ओर लोग बढ़ा। जिधर की ज़्यादा मोटा मोटा पेड़ होता था उसको, वनों को काटने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कांस्य युग के बाद आता है लौह युग, जिसमें मनुष्य के जीवन में एकाएक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। क्योंकि लोहा एक बहुत ही मजबूत धातु है और उससे मोटे मोटे पेड़ काटे जा सके, तलवार बना, औजार बना, हथियार बना, जिससे एक साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आप देखेंगे कि लौह युग में, कांस्य युग पहले जो 3,000 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक है, और लौह युग 1200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आप लौह युग में देखेंगे कि बड़ा बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत को देख लीजिए, 16 महाजनपदों की कहानी है। तो ये लौह युग के कारण संभव हुआ। और जहां लोहे की मात्रा ज्यादा मिली है वहां ज्यादा बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, जैसे मगध साम्राज्य है। तो ये इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास लोहा का सबसे ज्यादा भंडार था, तो ये हथियार उस तरह का बना पाए। तो पाषाण काल से लेकर के और धातु काल के बीच का जो काल है, जिसमें कौन सा स्थान कहाँ मिला, कैसे कैसे औजार इस्तेमाल किए गए, मनुष्य कैसे खाना बदोशी से कृषक बना, कृषक के बाद कैसे वो अपना उत्पादन ज़्यादा होने के बाद अतिरिक्त उत्पादन को व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया, कैसे सभ्यता विकसित हुई, इसकी कहानी हम अगले वीडियो में इसका चर्चा हम करेंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप भी प्रागैतिहासिक काल को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।